नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आपके लिए बोर्ड को ध्यान में रखते हुए उन बच्चों के लिए खास तौर पर है जो बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, जो 2 तारीख को आप देंगे, वो उसमें हरिहर काका लेकर उपस्थित हुआ हूं। और हरिहर काका इसमें मैं इस वीडियो में मैं करने क्या जा रहा हूं कि हरिहर काका, सपनों कैसे दिन और टोपी शुक्ला, इन सब के सारांश, पाठ का सारांश यानी सार, और उससे जुड़े हुए जितने भी कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को लेकर एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, परीक्षोपयोगी होगा। ये ध्यान दीजिए, अगर आप इसे ध्यान से कर लिया तो आप वो 6 नंबर के जो प्रश्न हैं, 3-3 नंबर के जो 2 प्रश्न आपके उत्तर लिखने हैं, वो लिखने में आप आसानी से सफल हो जाएंगे। देखिए, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तीनों पार्ट से एक एक प्रश्न आएंगे, उनमें से कोई भी 2 प्रश्न आपको लिखने ही लिखने हैं 6 अंक लेने के लिए। अगर आपने लिखा तो निश्चित रूप से मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आएंगे, तो आप जरूर कीजिएगा। मैं करवाना शुरू कर रहा हूं कि हरिहर काका, लेखक मिथिलेश्वर। इसमें पाठ सारांश क्या है? करे कि कथाकार का मिथिलेश्वर ने हरिहर काका कहानी के माध्यम से एक वृद्ध ग्रामीण के चरित्र को दर्शाया है। शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में हरिहर काका रहते थे, जो वृद्ध और निसंतान व्यक्ति थे। वैसे उनका भरा पूरा संयुक्त परिवार है। हरिहर काका ने 2 शादियां की थीं, परंतु बिना संतान सुख दिए उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है और सभी बाल बच्चेदार हैं। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे पड़ेंगे। हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघे खेत हैं, जिस पर खेती का कार्य उनके भाइयों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। हरिहर काका के तीनों भाई उनकी पत्नियों और बच्चों उनकी देखभाल करते हैं। उन्हें भाइयों द्वारा यह सीख दी गई थी कि वे हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें, और करती भी थी प्रारंभ में, लेकिन बाद में उन्होंने करना बंद कर दिया। उन्हें भाइयों ने यह सीख दी थी, वे हरिहर काका का अच्छी तरह सेवा करें, समय से नाश्ता खाना दें, किसी बात की तकलीफ न होने दें। सभी परिवारजन काका की तबीयत खराब हो जाने की चिंतित हो जाते थे। काका की इच्छा अनिच्छा का भी ध्यान रखा जाता था। सब उसके मूल में काका की जमीन थी, और ये प्रारंभ की बात है। गांव में ठाकुरबाड़ी थी, जिसमें लोगों की बहुत श्रद्धा थी। उस धार्मिक स्थान पर साधु संतों का आगमन होता रहता था। वहाँ एक मंदिर बना हुआ था। उस ठाकुरबाड़ी की देखभाल के लिए महंत जी नियुक्त किए गए थे। काका का ठाकुरबाड़ी में आवागमन बना रहता था। काका की धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। महंत जी से काका प्रारंभ में बहुत प्रभावित थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे उन महिलाओं ने भी और भाइयों ने भी उन पर ध्यान देना कम कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। उन्हें खाने तक के लिए समय पर नहीं पूछते थे। उसके बाद वे उनके पास बैठकर धार्मिक एवं पारिवारिक चर्चाएं करते थे। किसी तरह से महंत जी को काका की जमीन के विषय में ज्ञात हो गया। काका को धर्म, दान, पुण्य की बातें समझाकर भूमि ठाकुरबाड़ी के नाम करने का आग्रह किया, और इधर ठाकुरबाड़ी में भी काका की अवभगत की जाने लगी। बार बार महंत जी द्वारा काका को अपने हिस्से की जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम करने को कहे जाने पर वे समझ गए कि महंत जी भी जमीन के कारण ही उनको इतना सम्मान देते हैं। जब काका के द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई तो महंत जी ने साम दाम दंड भेद की नीति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनका अगवा कर लिया। कह सकते हैं किडनैप कर लेना, वो उनको अगवा कर लिया ठाकुरबाड़ी के नाम न करने पर। जब काका के द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई तो महंत जी ने साम दाम दंड भेद की नीति को ध्यान में रखकर एक दिन काका को उनके घर से अपने आदमियों द्वारा उठवा लिया और जबरदस्ती कागजों पर अंगूठे के निशान लगवा दिए। खबर लगने पर उनके भाई पुलिस को लेकर ठाकुरबाड़ी गए, और वहाँ पर
वहाँ से बुरी हालत में काका की जान बचाकर अपने घर लेकर आए। ठाकुरबाड़ी से वापस लौटने के बाद काका का ठाकुरबाड़ी के महंत जी के ऊपर से विश्वास उठ गया। उन्होंने ठाकुरबाड़ी के महंत जी के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें उन्होंने ज़बरदस्ती अंगूठे के निशान लिए थे। इधर सीधे साधे भोले किसान की अपेक्षा हरिहर काका चतुर और ज्ञानी हो चले थे। उन्हें आभास हो गया था कि उनको सुरक्षा और आदर अपने भाइयों से ही मिल सकती है, वह भी तब तक जब तक कि उनकी ज़मीन उनके पास है। परिवार में रहते हुए काका का समय बीतने लगा, लेकिन भाइयों की गिद्ध दृष्टि काका की ज़मीन पर थी। वे चाहते थे कि काका यह ज़मीन जीते जी उनके नाम कर दें, और काका और लेखक के बीच में बातचीत होती थी तो दोनों इसी निष्कर्ष पर पहुंचते थे कि काका को अपने जीते जी ज़मीन उन भाइयों को नहीं देनी चाहिए, यह ज़मीन जीते जी उनके नाम कर दें, कहीं धोखे से महंत जी को यह मालूम नहीं हो जाए। अंत में काका जी से ज़मीन अपने नाम करवाने के लिए भाइयों ने महंत जी से भी ज़्यादा विकराल रूप धारण कर काका को यातनाएं देना शुरू किया। बिल्कुल क्रूअल भयंकर रूप से उन्हें जान से मारने के लिए तैयार हो गए। वे कहते थे, सीधे मन कागज़ पर हस्ताक्षर करो, नहीं तो मार कर घर के अंदर ही गाड़ देंगे। हरिहर काका समझ गए थे। माँ द्वारा मना करने पर उनके साथ मारपीट की गई। इसकी भनक ठाकुरबाड़ी के महंत को हुई तो वे तुरंत पुलिस ले हरिहर काका के घर पहुँचे। पुलिस को देखकर परिवार वाले तो भाग गए, लेकिन हरिहर काका बच गए। हरिहर काका ने पुलिस को बताया कि भाइयों ने ज़बरदस्ती कागज़ों पर अंगूठे के निशान ले लिया है। हरिहर काका ने अपने लिए सुरक्षा की मांग की। इसके बाद परिवार से अलग रहने लगे और सेवा के लिए एक नौकर रख लिया। कुछ गांव वाले भी उन पर अपनी ज़मीन परिवार वालों के नाम व कुछ गांव वाले ठाकुरबाड़ी के नाम करने पर दबाव बनाने लगे। एक नेताजी ने काका से अपनी ज़मीन गांव में विद्यालय बनवाने के लिए देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन काका ने मना कर दिया। पुलिस वाले उनके पैसों पर मौज कर रहे थे। काका मानसिक तनाव के कारण गूंगेपन का शिकार हो गए और रिक्त आंखों से आसमान को ताकते रहते थे। तो ये उनकी भयंकर स्थिति हो गई। अंत में आवाज़ कुछ बोलने के लिए उनके पास था भी नहीं। अब वो क्या कहें कि उनके परिवार ने उनके साथ इस तरह से काम किया है। लेखक से भी बहुत बातें करते थे, लेकिन जब अंतिम समय में लेखक भी मिलने के लिए जाते थे तो लेखक से भी वो कुछ भी नहीं बोलते थे, सिर्फ उन्हें देखते रहते थे। तो ये स्थिति काका की उनके भाइयों ने की, महंतों ने की। ऐसी स्थिति क्यों हुई, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार तीनों कर लें, उसके बाद तीनों के प्रश्नोत्तर लेकर चलेंगे। दूसरा है सपनों के से दिन। गुरदयाल सिंह इसके लेखक हैं। क्या है प्रस्तुत कहानी सपनों के से दिन में लेखक गुरदयाल सिंह ने अपने बचपन के दिनों की खट्टी मीठी यादों का अति सजीव तथा मनोहारी वर्णन किया है। बचपन में लेखक और उनके दोस्त सभी एक जैसे थे। सभी दिन भर खूब मस्ती करते और चोट लग जाने पर जब घर पहुंचते तो माँ बाप के द्वारा उनकी खूब पिटाई होती थी, लेकिन फिर भी अगले दिन वह खेलने आ जाते थे। उनमें से अधिकतर स्कूल नहीं जाते थे। वे सभी बच्चे स्कूल पढ़ाई को कैद समझते थे। खेल कूद के ये 4 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आज भी लेखक को वे दिन खूब याद आते हैं। जब स्कूलों की छुट्टियां होती तो लेखक अपने ननिहाल जाता था। वहाँ नानी उसे खूब खिलाती पिलाती व लाड़ करती थी। दोपहर तक लेखक और उनके दोस्त खूब मस्ती करते। कोई पानी में कूद जाता तो कोई रेत में के टीले पर चढ़कर रेत लपेटता और तालाब में कूद जाता था। जिन्हें तैरना नहीं आता था वे गहरे पानी में चले जाते, तब भी मुश्किल से उन्हें बचाया जाता। इस प्रकार छुट्टियां बीतने लगती। तब लेखक को अपनी पढ़ाई के संबंधित काम याद आते। कुछ लड़के सोचते कि काम न करने के बदले में मास्टर जी से पिटना ज़्यादा सस्ता सौदा है। लेखक भी ऐसे बहादुर लड़कों की तरह सोचता था, और ऐसे समय में उन्हें उमा नाम का एक लड़का था जो सभी बच्चों से बिल्कुल अलग था, और जब भी वह कोई भी काम नहीं करता था वह पिटाई खाना ज़्यादा उसके लिए सस्ता सौदा लगता था। वह लड़ाई भी बच्चों से हाथ से नहीं करता था, किसी के छाती में सर दे मारता था
और फिर वह लड़का उठने लायक नहीं रहता था। ऐसी स्थिति में उन बच्चों को याद करते थे लेखक। लेखक का स्कूल छोटा सा था। सुबह प्रार्थना के समय सभी लड़के कतार में खड़े रहते। जरा भी कतार टेढ़ी हुई पीटी के मास्टर प्रीतम चंद बाज की तरह लड़कों पर झपट पड़ते। वे स्काउट परेड भी कराते। थोड़ा सा हिलने पर दंड देते, परंतु अच्छा काम करने पर शाबाशी भी देते। लेखक को यह परेड करना बहुत अच्छा लगता था। उसके मन में भी फौजी बनने की इच्छा जागृत हो जाती थी। हेडमास्टर साहब मदन मोहन शर्मा जी स्वभाव से बहुत नरम और खुशमिजाज थे। लेखक को नई कक्षा में जाने का शौक कभी नहीं जगा। उसे नई कापियों और पुरानी किताबों से अजीब सी गंध आती थी। उसे परेड, व्हिसिल व बूटों की खटपट, उसे दाएं बाएं घूमना ही अच्छा लगता था। लेखक की आंखों के सामने बचपन के वो हंसते खेलते दिन सजीव हो जाया करते थे। और पीटी सर के जो मार कुटाई का जो था, जो शासन में रखने का जो उनका तरीका था, उससे सभी बच्चे डरते थे। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जो खुशी खुशी स्कूल जाना पसंद करता हो। लेखक ने इन चीज़ों को भी इसमें याद किया है। अगला जो पाठ है टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला लेखक राही मासूम राजा। दरअसल यह टोपी शुक्ला जो है एक उपन्यास है जिसका एक छोटा सा अंश यहाँ दिया हुआ है। टोपी शुक्ला कहानी के लेखक श्री राही मासूम राजा जी ने अपने पन की तलाश में भटकते अटकते नजर आते पात्र टोपी को नायक बताया है। कथानायक टोपी के अपनेपन की पहली खोज इरफान से पूरी होती है। टोपी का अजीज दोस्त इरफान है। उसकी दादी, माँ और घर की नौकरानी सीता ग्रामांचल की बोली बोलने में निपुण है। लखनऊ शहर में एक जाने माने डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला रहते थे। उनका बेटा टोपी शुक्ला था और उनके पड़ोस में सैयद मुर्तजा हुसैन और उनका पुत्र इरफान था। दोनों बच्चों में गहरी दोस्ती थी। एक दूसरे के साथ दोनों पात्रों का विकास जुड़ा हुआ था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। टोपी को इरफान की दादी से बहुत स्नेह था। घर में किसी चीज़ का अभाव भी नहीं था। फिर भी वह लाख मना करने के बावजूद इरफान की हवेली की तरफ बरबस खिंचा चला जाता था। इरफान की दादी एक जमींदार की बेटी थी। घर में दूध घी खाती आई थी, परंतु विवाह के बाद लखनऊ आकर मौलवी की पत्नी बनने के बाद घी दूध के लिए तरस गई थी। वह मौका मिलने पर मायके जाने के लिए उतावली रहती थी और वहाँ खूब लपड़ शपड़ दूध घी खाकर आती और अपनी इच्छाएं पूरी कर लेती। इरफान जब चौथी कक्षा में पढ़ता था, टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इरफान को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। उससे घर पर सभी प्यार करते थे, परंतु दादी से उसे सबसे ज़्यादा प्यार मिलता था। दादी कभी उसका दिल नहीं दुखाती थी। वह रात को भी उसे कहानियाँ सुनाया करती थी, परंतु इसके विपरीत टोपी के घर में उसे कोई प्यार नहीं करता था। न उसकी माँ करती थी, न उसके पिता करते थे, न भाई न दादी, कोई नहीं। उसे स्नेह नहीं मिलता। इसलिए इरफान की दादी को टोपी बहुत पसंद करता था और उसे उनसे बहुत स्नेह मिलता था। एक दिन अचानक टोपी के मुख से भोजन के समय अम्मी शब्द निकल गया, जिसके कारण घर में टोपी को बुरा भला कहा गया। उसकी खूब पिटाई हुई। दादी, माँ, पिता आदि सभी से उसे डांट पड़ी। टोपी के ऊपर इरफान के घर न जाने का दबाव पड़ा, प्रतिबंध लगा दिया गया। घर के नौकर ने टोपी की झूठी शिकायत की। घर के जो उसका बड़ा भाई था, उसने, नौकर नहीं, यहाँ पे ये गलत है। तो घर के जो उसका जो बड़ा भाई था, उसने उसकी शिकायत कर दी और कि टोपी को उसने कबाब की दुकान पर कबाब खाते हुए देखा था। तो इस शिकायत पर टोपी के घर उसकी माँ ने खूब उसकी पिटाई की और फिर क्या हुआ, वह टोपी रोते रोते बहुत दुखी हुआ और अपनी सारी बात वह अपने दोस्त से बताता है। बालक टोपी का मन इस घटना के बाद बहुत दुखी रहने लगा। उसने इरफान से कहा, क्या हम लोग अपनी दादी बदल लें? तोहरी दादी हमारे घर चली आए और हमरी तोहरे घर चली जाए। कुछ समय बीतने के बाद अचानक एक दिन इरफान की दादी की मृत्यु हो गई। इस घटना से टोपी अकेला और दुखी रहने लगा। जब वह इरफान के घर पहुंचा, उसने घर को सुना और अपने आप को अकेला पाया।
उसे दुख था कि इरफान की दादी क्यों मर गई, उसकी जगह मेरी दादी क्यों नहीं मरी। 10 अक्टूबर 1945 के दिन टोपी शुक्ला का मित्र इरफान लखनऊ छोड़कर मुरादाबाद चला गया, क्योंकि उसका पिता कलेक्टर था और कलेक्टर होने के कारण सैयद मुर्तजा हुसैन साहब का तबादला मुरादाबाद हो गया। अब टोपी अकेला रह गया। धीरे धीरे टोपी बड़ा होने लगा और वह कक्षा 9 में आ गया। उसके बाद घर की जिम्मेदारी आ गई, उसे पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता था। एक बार हुआ समय न मिलने के कारण उसे हर कोई उसे मुन्नी बाबू हो या कोई उसकी माँ कभी उसका काम बता देती, कभी उसकी दादी बता देती, कभी मुन्नी बाबू उसे काम बता देते। एक बार तो वह इस तरह से फेल हुआ, दूसरी बार टाइफाइड हो गया, उसके कारण वह फेल हो गया। तीसरी बार 9वीं कक्षा में 3 बार फेल हुआ, तीसरी बार भी कुछ इसी तरह से, जिस कारण उसे मानसिक रूप से भावात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। किसी तरह वह तृतीय श्रेणी में पास होकर अगली कक्षा में आ पाया। इस सब के बावजूद उसे घर में प्रोत्साहन मिलने के बजाय कटु आलोचना, उस पर व्यंग बाणों की बरसात की गई और दादी ने कहा, वाह भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है। तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास हुए। 2 बार तो वह, एक बार उसे कोई पढ़ने नहीं देता था, उसका छोटा भाई उसकी कापी किताब फाड़ कर हवाई जहाज उड़ा देते थे। दूसरी बार मुन्नी बाबू उसे काम हमेशा बताते रहते जब भी वह पढ़ने बैठता था, और उसकी माँ भी जब भी वह पढ़ने बैठता उसकी माँ उसे काम बताती। जो काम नौकरों चाकरों से नहीं करवाया जा सकता था वो काम इसे टोपी से करवाती थी उसकी माँ, तो उसके कारण वह पढ़ नहीं पाया। दूसरी बार उसे टाइफाइड हो गया। तीसरी बार उसके पिता जो हैं वो चुनाव में खड़े हो गए। वो तो गनीमत है कि टोपी ने यह प्रण किया कि अब कुछ भी हो जाए मैं इस बार पास होकर रहूंगा, और इसी बीच वहीद ने उसे, नीले तेल वाले का बेटा एक वहीद था, उसने उसे वो व्यंग किया कि टोपी तू अपन मुझसे क्या दोस्ती हमसे करते हो, छोटी क्लास वाले से करो, क्योंकि हम लोग तो पास हो जाएंगे, तुम तो इसी क्लास में तुम्हें रहना है, इसलिए तुम दोस्ती उन लोगों से करो। ये बात उसे तीर की तरह चुभ गई और उसने कसम खाई कि कुछ भी हो जाए मैं इस बार पास होकर रहूंगा, और वही हुआ। उसने वो मेहनत की और मेहनत करते हुए 2 बार फेल होने के बाद तीसरी बार वह पास हो गया, और वह उसे प्रोत्साहन देना चाहिए था घर वालों की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी दादी ने उल्टे उस पर व्यंग किया कि भगवान बचाए, 3 बार में तीसरी बार वह 3rd डिवीजन में पास हुआ। तो ये कहानी है, और इसमें देखिए बच्चों को घर से प्यार मिलना चाहिए। स्कूल में भी टीचर उसको नोटिस करना टीचरों ने बंद कर दिया था, तो वो बच्चा जाए कहाँ। इस समस्या को, बाल मनोविज्ञान को इसमें उठाया गया है। तो आइए हम इसमें अब प्रश्नोत्तर करते हैं। ये सबसे पहले हरिहर काका से प्रश्न करते हैं। यह कहानी अंधभक्ति और ठाकुरबाड़ी के चरित्र को उजागर करती है, 100 उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, हरिहर काका कहानी अंधभक्ति और ठाकुरबाड़ी के चरित्र को उजागर करती है। कहानी में धर्म के ठेकेदार एक महंत को छल बल का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है। गांव में इतनी अंधभक्ति है कि वे अपनी समस्त सफलता का श्रेय ठाकुर जी को देते हैं और खुशी से रुपये, पैसे, गहने और जमीन भी दान में देते हैं। उन्हें ठाकुरबाड़ी की विशालता पर गर्व होता है। ठाकुरबाड़ी का महंत धर्म की आड़ में स्वार्थ पूर्ति करता है। हरिहर काका को निसंतान देखकर उनकी 15 बीघे की उपजाऊ जमीन को वह छल बल से हासिल करना चाहता है। इसके लिए वह हिंसा का सहारा लेने से भी बाज नहीं आता। स्वार्थवश कोई भी गलत कार्य करने से उसे कोई ऐतराज नहीं है। ये अगला प्रश्न है कि व्यक्ति के जीवन में परिवार का क्या महत्व होता है। हरिहर काका के परिवार ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया कि वे गूंगेपन का शिकार हो गए। ये कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न है। उत्तर होगा कि व्यक्ति के जीवन में परिवार का बहुत महत्व होता है। व्यक्ति के जीवन को बताने
बनाने में, उसे संवारने में परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वस्तुतः परिवार व्यक्ति को उसकी पहचान देता है। व्यक्ति को मात्र पालन पोषण के लिए ही नहीं, अपितु अपने आत्मसम्मान के लिए भी परिवार की जरूरत होती है। परिवार के अभाव में संसार सागर में बिल्कुल अकेला पड़ जाता है व्यक्ति। उसकी स्थिति पेड़ से टूटे हुए पत्ते के समान हो जाती है, जो हवा से इधर उधर डोलता रहता है। कहने को तो हरिहर काका का परिवार बहुत बड़ा था, लेकिन परिवार में किसी के भी दिल में उनके प्रति अपनत्व नहीं था। परिवार के लोग उसके साथ सामान्य सा व्यवहार भी नहीं रखते थे। सभी लोग अच्छा खाते पहनते, मगर उनका कोई ख्याल नहीं रखता था। बीमारी की हालत में भी उन्हें अपने छोटे मोटे कार्य स्वयं करने पड़ते। बाद में हरिहर काका के प्रति उनका व्यवहार बहुत अमानवीय हो गया था। समस्त मानवता को भूलकर वे उनके साथ असभ्य, जंगली और डाकुओं की तरह पेश आने लगे थे। अपने छोटे भाइयों का यह व्यवहार देखकर काका सकते में आ गए थे। महंत आदि द्वारा किया गया दुर्व्यवहार तो उन्हें फिर भी सहन था, लेकिन अपनों द्वारा किए गए व्यवहार ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। उनकी स्थिति समुद्र के मझधार में फंसी नाव में बैठे उस यात्री जैसी हो गई, जिसके चिल्लाने पर कोई अर्थ नहीं रह गया था। वे किसी से कहते भी तो क्या कहते, इसलिए हरिहर काका गूंगेपन का शिकार हो गए थे। अगला प्रश्न है, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दो, सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारी जीवन का महादान होगा। महंत के इस कथन के विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिए। महंत के इस कथन में कोई सार नहीं है। वस्तुतः महंत जैसे लोग स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भोले भाले लोगों से भगवान बैकुंठ आदि की बातें करते हैं। भगवान का भय दिखाना, बैकुंठ का लालच देना अथवा मरने के बाद भी धोखा देकर वे लोगों से मनमाना धन ऐंठते हैं। हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो धर्म के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। महंत जैसे लोग ऐसे ही लोगों की धार्मिक भावनाओं और विश्वास का लाभ उठाते हैं और अपना हित साधते हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए पहले वे लोगों को प्यार से बहलाते फुसलाते हैं और बात बनी न देख हिंसा पर उतर आते हैं। महंत जैसे लोगों ने ही धर्म को ढोंग में बदल डाला है। मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति में हमें सारा दोष महंत जैसे लोगों को ही नहीं देना चाहिए। जो लोग महंत जैसे लोगों की बातों में आ जाते हैं वे भी उतने ही दोषी हैं। दरअसल महंत जैसे लोगों की बात मानकर वे उनकी बातों को आधार प्रदान करते हैं। ये एक ऐसी परंपरा की शुरुआत कर देते हैं जो भावी पीढ़ी को भी प्रभावित करती है। किसी भी ईश्वर को हमारी ज़मीन जायदाद की आवश्यकता नहीं, दूसरे बैकुंठ और कुछ नहीं, कल्पना मात्र है। सुख और दुख का भोग हमें जीवित अवस्था में ही होता है। यदि हम चाहते हैं कि लोग हमें लंबे समय तक याद रखें तो इसके लिए हमें अपने कर्म सुधारने होंगे। हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म ही हमें यश दिलाएंगे। यदि लोग यह समझ जाएं तो धर्म के नाम पर अनाचार करने वाले महंत जैसे लोग नहीं रहेंगे। अगला प्रश्न है, परिवार वालों के किस व्यवहार से हरिहर काका क्षुब्ध हो गए? क्या आप मानते हैं कि ऐसी स्थिति में हरिहर काका को शांत रह जाना चाहिए था? किसी भी बात को किस सीमा तक सहन करना चाहिए? बीमार होने पर परिवार में किसी ने हरिहर काका से पानी तक को नहीं पूछा। इससे काका का मन भर आया था। इसे वे किसी प्रकार सहन कर गए, किंतु तभी एक और घटना घटी। शहर में क्लर्क की नौकरी करने वाले भतीजे का दोस्त एक दिन गांव में आया। उसकी औभगत में घर में अनेक स्वादिष्ट व्यंजन बने। 2-3 तरह की सब्जी, बजके, चटनी, रायता आदि अनेक व्यंजन तैयार किए गए। काका का मन भी स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए बेचैन था। उन्हें आशा थी कि जल्दी ही वह स्वादिष्ट भोजन उन्हें भी परोसा जाएगा। सबने खाना खा लिया। तीनों भाई खाना खाकर खलिहान चले गए। वे निश्चिंत थे कि काका को तो पहले ही खाना दे खिला दिया गया होगा, किंतु काका को किसी ने नहीं पूछा। अंत में हरिहर काका
स्वयं चलकर हवेली में प्रवेश उन्होंने किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी रूखा सूखा खाना लेकर काका के सामने रख आई। बस काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। काका का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने थाली आंगन में फेंक दी। गरजते हुए बोले, उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। यह सही है कि क्रोध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। हरिहर काका यदि शांत रह जाते तो बात इतनी नहीं बिगड़ती, मगर उनके परिवार वालों ने उनके साथ जो किया वह बहुत गलत था। उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना सही नहीं था। उन्हें उचित मान सम्मान देना परिवार के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य था। यदि हरिहर काका बार बार अपमान का घूंट पीते रहते तो उनकी स्थिति बद से बदतर होती चली जाती। उनकी मूलभूत ज़रूरतों रोटी कपड़ा आदि की भी पूर्ति नहीं हो पाती। उन्होंने क्रोध करके परिवार के लोगों को केवल अपने अधिकार के प्रति चेताया था, जो बिल्कुल सही था। हमारे विचार से किसी भी बात को तब तक सहन करना चाहिए जब तक हमारे आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। अगला प्रश्न है, हरिहर काका पाठ में हमने पढ़ा कि महान पुजारी आदि धर्म का हवाला देकर और भाई खून के रिश्ते की दुहाई देकर हरिहर काका की ज़मीन हड़पना चाहते थे। उधर पुलिस वाले भी ड्यूटी की आड़ में मुफ्त का माल उड़ा रहे थे। अपने परायों का ऐसा व्यवहार देख इस संसार के बारे में आप क्या सोचते हैं? हरिहर काका पाठ पढ़कर हमारे सामने संसार का नकारात्मक पक्ष ही उभर कर सामने आता है। घर परिवार रिश्ते, माता पिता भाई बहन चाचा ताऊ आदि संबंधों को मिठास और त्याग की भावना के लिए जाना जाता है। देव स्थान परमार्थ करने और ईश्वर के साथ एकाकार होने का मार्ग दिखाते हैं। आज दोनों का चरित्र बदल गया है। परिवार के रिश्तों को मिठास धन लिप्सा में बदल दिया गया है और देव स्थानों के महंत पुजारियों की भक्ति प्रेरणा भी खत्म हो गई है। पुलिस और सरकारी अधिकारियों के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जब परिवार ही टूटने की कगार पर हो तो पुलिस क्या दोष? इन सभी स्थितियों को देखते हुए यह संसार बहुत भयावह लगता है, किंतु मनुष्य की लालसा बनी रहती है। उसके मन में यह भाव हमेशा रहता है कि संसार एक सुंदर पक्ष भी है, संसार का सुंदर पक्ष भी है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। सिर्फ नकारात्मक पक्ष नहीं है, बल्कि सुंदर पक्ष ज़्यादा प्रबल है। लेकिन इस कहानी में ऐसा प्रबल पक्ष नहीं आता है जो हमारी आंखों से ओझल जरूर है, लेकिन कभी न कभी दिखाई अवश्य देगा। यही भावना मनुष्य को जीने के लिए प्रेरित करती है और उसका मनोबल बढ़ाती है। वस्तुतः विपरीत दिशाओं में जीना ही जिंदगी है। हमारा प्रयास रहना चाहिए कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अब मैं प्रश्न सपनों कैसे दिन का लेकर आया हूँ। लेखक को स्कूल जाने के नाम से उदासी क्यों आती थी? सपनों कैसे पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आपको स्कूल जाना कैसा लगता है और क्यों? ये कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न है बच्चा, आराम से कीजिए क्योंकि ये 3 नंबर आपको देकर जाएगा। लेखक को बचपन में स्कूल कभी भी खुशी से भागे जाने की जगह नहीं लगती थी। 4वीं कक्षा तक लेखक अपने कुछ सहपाठियों की तरह रोते चीखते ही स्कूल पहुंचता था। कई बच्चे तो स्कूल तालाब में किताब कापियों को फेंक पढ़ाई को ही तिलांजलि दे चुके थे। स्कूल में जीवन नीरस तथा कैदी सा प्रतीत होता था के प्रति लेखक के मन में निराशा के भाव हुए भी धीरे धीरे स्कूल उसे भाने लगा। यह तब संभव हुआ जब स्काउटिंग के अभ्यास का मौका लेखक को मिला। नीली पीली झंडियों को हिलाते हुए परेड करना उसे अच्छा लगता था। धोबी से धुली वर्दी, पॉलिश किए जूते तथा जुराबों को पहनकर फौजी जवान की तरह महत्वपूर्ण आदमी बनने की लालसा ने स्कूल के प्रति उसके भाव को बदल दिया। लेखक को परेड में भाग लेना अच्छा लगने लगा और इस कारण कभी कभी स्कूल भी उन्हें आकर्षित करने लगा था। अगला प्रश्न है, लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था तथा उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना करता था? लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल की छुट्टियों का मज़ा यूं ही जाने देना नहीं चाहता था, लेकिन छुट्टियों में मिले काम को पूरा करना भी जरूरी था। छुट्टियां का काम पूरा किए बगैर स्कूल जाता तो शिक्षकों द्वारा पिटाई होने का भय था। इस कारण उन कामों को पूरा करने की योजना बनाना जरूरी हो जाता। लेखक
हिसाब लगाता कि गणित के शिक्षक ने 200 से कम सवाल हल करने को नहीं दिए होंगे। 10 सवाल रोज निकालने पर ही 20 दिनों में यह कार्य पूरा हो सकेगा। ऐसा वह तब सोचना शुरू करता जब छुट्टियों के समाप्त होने में 1 महीना शेष रहता। अगले 10 दिन खेलकूद में बीत जाते। तब पिटाई का भय और बढ़ जाता। पिटाई के भय को दूर करने के लिए 10 की बजाय 15 सवाल रोज निकालने की योजना बनाता। योजना बनाने के बाद छुट्टियां कम लगने लगती और तेजी से समय व्यतीत हो जाता। लेखक के बचपन के कई साथी ऐसे थे जो सवाल करने के बदले में शिक्षक की पिटाई को सस्ता सौदा समझते थे। छुट्टियों की पूरा हो जाने पर काम नहीं हो पाने की स्थिति में लेखक अपने सहपाठी ओमा की तरह बहादुर बनने की कल्पना करता था। अगला प्रश्न है, स्काउट परेड करते समय लेखक स्वयं को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी, जवान समझने लगता था। कथन के आलोक में अपने विचार प्रकट कीजिए। स्काउट परेड में लेखक साफ सुथरी धुली ड्रेस, बूट व जुराब पहनता था। जब वह कदम मिलाकर परेड करता था तो स्वयं में एक फौजी जैसी आन बान शान को महसूस करता। विद्यालय जीवन में इस प्रकार की गतिविधियों एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इससे विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासन एवं मेहनत का समावेश करके देश के लिए उपयोगी नागरिक बनाए जाने की संभावना होती है। खेल कूद, वाद विवाद, नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं आदि विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए तैयार करती हैं। पुस्तकों से बालक को पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त होता है, किंतु ये गतिविधियां उसे व्यावहारिक ज्ञान देती हैं। बालक में धैर्य, अनुशासन, लगन, मेहनत, कर्तव्य परायणता, आपसी सामंजस्य आदि गुण विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, आज की शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थियों को अनुशासित बनाए रखने के लिए क्या तरीके निर्धारित हैं? सपनों के से दिन पाठ में अपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। पाठ में अपनाई गई विधियां आज के संदर्भ में कहां तक उचित लगती हैं? जीवन मूल्यों के आलोक में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। सपनों के से दिन पाठ में लेखक ने अपने बचपन के दिनों के विद्यालय में अनुशासन के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों का वर्णन किया है। स्कूल में विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए उन्हें भयभीत किया जाता था। अनुशासन के नाम पर शिक्षक निरंकुशता तथा निर्दयता की हद तक उतर जाते। चमड़ी उधेड़ने तथा खाल खींचने की धमकी से भी बच्चों को डराया जाता। पढ़ाई के नाम पर काम का बोझ विद्यार्थियों पर डाला जाता था। पाठ याद करके नहीं आने वाले विद्यार्थियों को कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। वर्तमान समय में विद्यार्थियों को शारीरिक सजा देने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसे अमानवीय माना गया है। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए आर्थिक दंड तथा कुछ दिनों के लिए विद्यालय से निलंबन की कार्रवाई भी की जा सकती है। इस प्रकार शिक्षा व्यवस्था को आज के संदर्भ में अनुशासन बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। अब मैं टोपी शुक्ला का प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं, तो सुनिए। पहला प्रश्न क्या है? राम दुलारी की मार का टोपी पर क्या प्रभाव पड़ा? राम दुलारी के व्यवहार में किस सामाजिक मूल्य की अवहेलना का संकेत मिलता है? उत्तर है, टोपी शुक्ला ने अपनी मां राम दुलारी को जब अम्मी कहा तो घर वालों के होश उड़ गए। उसकी मां को इस संबोधन पर बहुत क्रोध आया तथा उसने टोपी शुक्ला की बहुत पिटाई की। टोपी ने इतनी मार खाकर भी इफ़न के घर न जाने की हामी नहीं भरी। वह सारा दिन उदास रहा। इतना सब कुछ हो जाने पर भी उसने इफ़न से मिलना नहीं छोड़ा। राम दुलारी के व्यवहार को उचित नहीं कहा जा सकता। उसे टोपी शुक्ला को प्यार से समझाना चाहिए था। उसे बच्चे को अपने धर्म और भाषा का महत्व समझाना चाहिए। वस्तुतः माता पिता के अनुचित व्यवहार से बच्चों में उनके लिए उपेक्षा और अनादर की भावना उत्पन्न हो जाती है, जो पारिवारिक संबंधों को विकृत कर देती है। तो उनकी मां को समझाना चाहिए था। अगला प्रश्न है, नए कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के लड़कों द्वारा टोपी के साथ किए गए व्यवहार को आप किस रूप में लेते हैं? उत्तर है, 10 अक्टूबर 1945 को जब इफ़न के पिता ट्रांसफ़र पर चले गए तो टोपी अकेला रह गया। उनके स्थान पर नए कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह, डब्बू छोटा बीलू बड़ा था और गुड्डू
था तो बराबर का, पर केवल अंग्रेजी बोलता था। तीनों इस ऐंठ में रहते थे कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। एक दिन टोपी उनके बंगले पर गया। कलेक्टर के बेटे क्रिकेट खेल रहे थे। गेंद टोपी के मुंह पर आई। पूछताछ में उन्हें पता चला कि टोपी बलभद्र नारायण का बेटा है। डॉक्टर का बेटा उन्हें भोंदू लगा। बस यहीं से झगड़ा शुरू हो गया। कलेक्टर के बेटे टोपी को अपने अल्सेशन कुत्ते से कटवा दिया। पेट में 7 सुइयां लगानी पड़ी। इसके बाद टोपी कभी उधर नहीं गया। हम कलेक्टर के बेटों के व्यवहार को सर्वथा अनुचित मानते हैं। उन्हें टोपी के साथ शालीनता का व्यवहार करना चाहिए। वह दोस्ती ना करे कोई बात नहीं, लेकिन अभद्रता नहीं करना चाहिए, उसके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, शालीनता का व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। एक ही कक्षा में जो 2 बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा? उसकी भावनात्मक परेशानियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आपके विचार से क्या परिवर्तन होने चाहिए? तर्क सहित उत्तर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, शायद आ जाए इस बार। जब कोई बच्चा अपनी कक्षा की परीक्षा में फेल हो जाता है, उसकी परेशानियां बढ़ जाती हैं, वह भावनात्मक रूप से कमज़ोर पड़ने लगता है, उसमें हीन भावना आने लगती है, वह स्वयं को दूसरों से कमतर समझने लगता है। इससे बच्चे के व्यक्तित्व पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई बार तो वह तनाव की स्थिति में आ जाता है। इस स्थिति में से बचने के लिए हम यह सुझाव देंगे कि पास होने का आधार केवल वार्षिक लिखित परीक्षा ही नहीं होनी चाहिए। बच्चे के साल भर के कार्यों एवं गतिविधियों का नियमित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यदि कहीं कोई कमी हो तो उसका सुधार किया जाना चाहिए। बच्चे का भविष्य परीक्षा में दांव पर नहीं लगाना चाहिए। बच्चे के अंदर छिपी प्रतिभा को उभारने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर पुष्टि कीजिए कि टोपी और इफ्फन के संबंध धर्म से नहीं मानवीय संबंधों से निर्धारित थे। उत्तर इस प्रकार है, इफ्फन और टोपी शुक्ला 2 भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले हैं। इफ्फन मुसलमान है तो टोपी हिंदू है। धार्मिक होते हुए भी दोनों में प्रगाढ़ मित्रता है। टोपी इफ्फन को बहुत चाहता है। उसके पिता के ट्रांसफ़र पर वह दुखी होता है। वह इफ्फन की दादी को प्यार करता है तथा दादी भी उसे प्यार करती है। दोनों के संबंध मानवीय धरातल पर हैं। इनके बीच में धर्म की दीवार नहीं है। यही हमारी सामाजिक संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। मानवीय प्रेम सर्वोपरि है। धर्म को इसमें अड़चन नहीं बनना चाहिए। मानवीय संबंध धर्म से ऊपर होते हैं। इस वीडियो में मैंने हरिहर काका, सपनों कैसे दिन और टोपी शुक्ला, इन तीनों पाठों का सार और उसके प्रश्नोत्तर हमने रखा है। कोशिश की है उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखें जिसकी संभावना परीक्षा में आने की अधिक है। तो हमारी कोशिश है आप इसे देखिए और इससे लाभ उठाइए, और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे नए वीडियो में। धन्यवाद।